नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जीके मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है। तो इस मॉक टेस्ट में जो आपके जीएस से संबंधित आपके प्रश्न हैं तो उनको आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन क्या है? प्रथम क्वेश्चन है आपका जो देवधर ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने है, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, हॉकी। ओहो, ये आपका हॉकी दो बार आपका रख दिया, लेकिन आपको सही बताना है इसमें कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। तो आप बताएंगे कि देवधर ट्रॉफी जी। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए आपका क्रिकेट। ऑप्शन ए क्या है आपका? क्रिकेट। याद रखेंगे तो देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित। अन्य भी आप याद रखेंगे, जैसे आपसे पूछा जाता है इसी में देवधर ट्रॉफी आपका हो गया। आपसे पूछा जाता है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी। रणजी भी आप याद रखेंगे किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। आपसे पूछा जाए एशेज ट्रॉफी, एशेज ट्रॉफी, एशेज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है आपकी। ये किस खेल से? क्रिकेट से। आपसे पूछा जाएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन सी है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्लियर हो गया। हॉकी में अगर आपसे पूछा जाए, हॉकी में दो जरूर याद रखेंगे। एक तो याद रखेंगे आगा खां कप, कौन सा कप है? आगा खां कप, आगा खां कप एक तो ये हो जाएगा। और एक कौन सा है? एक आपका सुल्तान अजलन शाह कप। क्या है? सुल्तान अजलन शाह कप। एक ये याद रखेंगे सुल्तान अजलन शाह कप। और एक आप याद रखेंगे जी, एक कौन सा है? आगा खां कप। तो ये दोनों किस खेल से संबंधित है? ये है आपके हॉकी से संबंधित। टेनिस से आप दो याद रखेंगे, एक कौन सा है? एक हॉपमैन कप है। एक कौन सा है? हॉपमैन कप। हॉपमैन कप याद रखेंगे किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। कौन सा आपका? हॉपमैन कप। और एक याद रखेंगे डेविस कप, कौन सा है? डेविस कप। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। तो इनको याद रखेंगे। आगा खां कप हो गया, सुल्तान अजलन शाह कप हो गया, तो ये किस खेल से? हॉकी से। और रणजी ट्रॉफी, एशेज ट्रॉफी, सुल्तान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंटलमैन गेम किस खेल को कहा जाता है? ये ऑप्शन आपके सामने, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या टेनिस। बताएंगे जेंटलमैन गेम किस खेल को बोलते हैं? बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या टेनिस। बताएंगे सभी कमेंट करके किसको कहा जाता है जेंटलमैन गेम के नाम से, किसे जाना जाता है? तो इसे आप याद रखेंगे, जेंटलमैन गेम किसको कहा जाता है? क्रिकेट को कहा जाता है। किसको बोलते हैं जी? क्रिकेट को बोला जाता है जेंटलमैन गेम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष। पंचायत के बारे में बताएंगे, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायत का जो सामान्य कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और इसका जो जिक्र है ये कौन सा आर्टिकल मिलता है? तो इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 243E। कौन सा आर्टिकल में जिक्र मिलेगा? 243E में, कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। पंचायत से संबंधित जैसा आपसे पूछा जाता है भारत में पंचायती राज, तो भारत में पंचायती राज सबसे पहले कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 में कहाँ पे लागू किया गया? तो याद रखेंगे ये कहाँ पे लागू किया गया? नागौर में। नागौर कहाँ पड़ता है? नागौर पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ पड़ता है नागौर? राजस्थान में आपका पड़ता है। 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायती राज सबसे पहले यहाँ पे लागू किया गया। आपसे पूछा जाएगा जो पंचायती राज है, पंचायती राज, तो पंचायती राज को लागू करने के लिए कौन सा संशोधन हमने किया है? संवैधानिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में हमने किया। और कौन सी अनुसूची जोड़ी है हमने? 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी है। 11वीं अनुसूची में हमने कुल कितने विषय जोड़े हैं? इसमें 29 विषय हमने जोड़े। कितने विषय जोड़े? 29 विषय जोड़े। और ये जो प्रावधान है जो संवैधानिक रूप से, तो ये कब लागू हो गया? 24 अप्रैल 1993 में आपका लागू हो गया। कब लागू हो गया? 24 अप्रैल 1993
1993 में आपका लागू हो गया। तो याद रखेंगे जो पंचायती राज दिवस है प्रत्येक वर्ष कब बनाते हैं, 24 अप्रैल को बनाया जाता है। अगर आपसे पूछे जो पंचायत है, पंचायत से संबंधित जो आपकी कमेटी है, जैसा आपने पढ़ा होगा बलवंत राय मेहता, कौन सी कमेटी है, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब किया गया, इसका गठन किया गया था 1957 में। कब किया गया, 1957 में। एक आपने पढ़ी होगी जी अशोक मेहता, अशोक मेहता कमेटी का गठन कब किया गया, इसका गठन किया गया 1977 में। एक आपने पढ़ी होगी जी पीवी के राव कमेटी, कौन सी है, पीवी के राव कमेटी, इसका गठन कब किया गया, 1985 में। एक आपने पढ़ी होगी जी, एक आपने पढ़ी होगी एलएम सिंघवी कमेटी, कौन सी है, एलएम सिंघवी कमेटी, इसका गठन कब हुआ जी, इसका गठन हुआ 1986 में। तो ये चारों जो कमेटी आप देख रहे हैं ये सब किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित हैं। अब आपका इनमें से क्वेश्चन क्या बनता है, जैसा आपसे पूछा जाएगा पंचायत का 3 स्तरीय मॉडल, कितना स्तरीय, पंचायत का 3 स्तरीय या त्रिस्तरीय मॉडल ये कौन सी कमेटी ने दिया था, ये कमेटी ने दिया था बलवंत राय मेहता। देखेंगे 1, 2 और 3, 3 नाम है इसमें, बलवंत राय मेहता। तो 3 स्तरीय पंचायती मॉडल बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता हम कितने नाम है, 2, एक अशोक है एक मेहता है। तो याद रखेंगे 2 स्तरीय मॉडल, 2 स्तरीय मॉडल किसने दिया है, 2 स्तरीय याद रखेंगे किसने दिया, अशोक मेहता ने। और एक क्या है 4 स्तरीय मॉडल पीवी के राव, तो ये किसने दिया था, 4 स्तरीय मॉडल अगर आपसे पूछा जा रहा है 4 स्तरीय किसने दिया है, ये दिया पीवी के राव ने आपका दिया है। और आपसे पूछे पंचायत को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा देने की जो मांग है ये कौन सी कमेटी ने की थी, ये दी थी एलएम सिंघवी कमेटी। तो इन क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे इसके माध्यम से। क्लियर हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन किस योजना की टैगलाइन है। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान योजना या उज्ज्वला योजना। बताएंगे स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन किस योजना की टैगलाइन है। तो आप बताएंगे जो इसमें कौन सी योजना है जो इससे संबंधित है। तो इससे संबंधित कौन सी योजना है, उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना है, उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, ये आपका गैस कनेक्शन से, फ्री में क्या दिया जाएगा, फ्री में गैस कनेक्शन आपका प्रदान किया जाएगा। तो इस योजना को हम क्या बोलते हैं, उज्ज्वला योजना। और आपसे पूछा जाए उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, उज्ज्वला योजना की श्रमिक दिवस के अवसर पर यानी 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। क्लियर हो गया। तो जो गैस कनेक्शन होते हैं तो इसमें कौन सा है, एलपीजी गैस कनेक्शन आपका प्रदान किया जाता है। एलपीजी आपसे पूछा जाएगा किन 2 गैसों का मिश्रण है, तो आप याद रखेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन। किसका मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन होता है C4H10 और प्रोपेन क्या होता है C3H8। क्या है, C3H8। क्लियर हो गया। तो ये आपका याद रखेंगे स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक किसने लिखी है, वी आर डिस्प्लेस्ड। तो बताएंगे बिल गेट्स, दलाई लामा, किरण देसाई या मलाला यूसुफजई। बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक किसने लिखी है। तो वी आर डिस्प्लेस्ड आप याद रखेंगे तो पाकिस्तान की हैं ये मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखी गई है। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी कौन है, मलाला यूसुफजई। कौन है, मलाला यूसुफजई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं है। ये आपके सामने ऑप्शन है अरबी, चीनी, फ्रेंच और फारसी। यूएनओ की अगर बात करें जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक, उसके बाद में कौन सी संस्था ने जन्म लिया है, यूएनओ संस्था ने आपका जन्म लिया। तो यूएनओ आप पढ़ते हैं यूएनओ की स्थापना कब हुई है, यूएनओ की स्थापना आप याद रखेंगे। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है जी, मुख्यालय कहाँ पर है, इसमें आप याद रखें सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या आपकी कितनी है, सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या, सुरक्षा परिषद में। तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्य देशों की संख्या। तो ये याद रखेंगे सदस्य देशों की संख्या आपकी कितनी है, ये याद रखना आपको। तो एक बार देख लेते हैं जी। आपसे पूछा स्थापना कब हुई है, स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ पर आपका न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 5 + 10। कितनी है, 5 + 10। 5 कौन होते हैं, 5 होते हैं स्थायी सदस्य,
5 हैं स्थायी सदस्य और 10 कैसे होते हैं, 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। 10 कैसे होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं आपके 10। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं आपके, 10 होते हैं। क्लियर हो गया। अब आपको याद रखना है जो अस्थायी होते हैं ये 2-2 वर्ष के अंतराल पर आपके 2-2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन है, तो 5 स्थायी सदस्य आपके कौन है उन्हें देख लेंगे। तो इन्हें ऐसे याद रखेंगे ABCFR। ABCFR से याद हो जाएगा। तो ABCFR यानी ए से क्या बन जाएगा, ए से तो बन जाएगा अमेरिका, क्या बन जाएगा अमेरिका। बी से क्या बन जाएगा, बी से बन जाएगा आपका ब्रिटेन। सी से क्या बन जाएगा चाइना यानी कि चीन बन जाएगा। एफ से क्या बन जाएगा फ्रांस बन जाएगा। आर से क्या बन जाएगा, आर से बन जाएगा रशिया यानी कि रूस, क्या बन जाएगा रशिया यानी कि रूस। अब यहां पे क्वेश्चन है कि आधिकारिक भाषा नहीं है। अब भाषा देखो यहां से याद हो जाएंगे आपको, यहां से भाषा याद हो जाएंगे। यहां से क्या याद हो जाएंगे, देखो अमेरिका और जो ब्रिटेन है यहां पे कौन सी भाषा है, अंग्रेजी। कौन सी भाषा है, अंग्रेजी। क्लियर हो गया। चीन में कौन सी है, चीनी भाषा है। फ्रांस में कौन सी है, फ्रांस में आपकी फ्रेंच है। और रूस में कौन सी आपके, रूस में आप याद रखेंगे रूस में कौन सी आपकी रसिया। कौन सी है आपके, रसिया भाषा। क्लियर हो गया, कौन सी है, रसिया। तो 4 तो यहां से क्लियर हो गया आपका। अब 2 बची हैं, 2 में कौन कौन है, 2 और आपकी अवशेष हैं। एक कौन सी है, एक तो है आपकी अरबी। कौन सी है, अरबी। और एक कौन सी है जी, एक आप याद रखें, एक है आपकी स्पेनिश। कौन सी है, स्पेनिश। तो आप याद रखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है तो वहां पे आपकी 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इसमें कौन कौन है, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, रसिया, अरबी और स्पेनिश। तो ऑप्शन आप देखेंगे कौन नहीं है, फारसी नहीं है। कौन सी नहीं है आपकी, फारसी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट है सूर्य का लगभग 70% भाग किस गैस से बना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। आपको बताना है सूर्य का लगभग 70% जो भाग है वो किससे बना होता है। तो सूर्य में आप देखते हैं गैसों का जो संगठन है, जैसे एग्जांपल 4 ये सूर्य है तो सूर्य में गैसों का संगठन आपका क्या है। तो सूर्य में गैस कौन कौन सी आपकी होती हैं, तो आप याद रखेंगे गैस कौन कौन सी हैं जिस सूर्य में, याद रखेंगे। तो सूर्य में आपकी गैस है, जैसे एक तो आप याद रखेंगे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी है, सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद कौन सी है, हाइड्रोजन के बाद है हीलियम। हीलियम के बाद कौन सी है, हीलियम के बाद है अन्य गैस। अन्य गैस आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद आप याद रखें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है आपका 71%। हीलियम कितना है, हीलियम है 26.5%। अन्य गैस कितनी है, 2.5%। 2.5%। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है आपकी, हाइड्रोजन गैस है। तो याद रखेंगे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो पृथ्वी तक पहुंचने में आप याद रखेंगे 8 मिनट क्या है, 8 मिनट 16 सेकंड आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं जी 8 मिनट 20 सेकंड आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं जी 500 सेकंड, या क्या कह सकते हैं आप 500 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, या क्या है आपका 500 सेकंड। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो ये आपके सामने मेन टेबल लग दी, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड और क्या है 500 सेकंड। ये आप याद रखें। सूर्य में गैसों का संगठन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5, अन्य 2.5। और एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, एक क्वेश्चन और क्या है, एक ये याद रखेंगे जी जो सूर्य है, तो सूर्य में जो आपका कौन सी क्रिया है, ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया होती है सूर्य में, नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन गैस किसमें परिवर्तित होती रहती है, हीलियम गैस में परिवर्तित होती रहती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बताएंगे इसमें से आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला, तो सर्वाधिक आबादी यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन है, तो आप याद रखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, ये कारनामा कौन से प्रदेश ने किया है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। शंकराचार्य के द्वारा शारदा पीठ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये ऑप्शन है आपके सामने, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात या उड़ीसा। अगर आप बात करें शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो आपके पीठ हैं तो इनकी स्थापना ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि कहाँ पे की गई थी, कहाँ पे की गई।
आपको याद रखना है। तो इसमें इसमें कौन सा आपका सही होगा ये एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो इन्होंने आपके चारों पीठ स्थापित किए हैं उन्हें आप एक बार देख लेंगे, तो वो कहाँ कहाँ पर आपके स्थापित किए हैं। यहाँ से थोड़ा सा एक मैपिंग के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। किसके माध्यम से? मैपिंग के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा जी। अब आप देखेंगे तो शंकराचार्य के द्वारा आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की है? शंकराचार्य ने की है। अब शंकराचार्य के द्वारा 4 कोनों में 4 जो मठ हैं, जैसे आप पढ़ेंगे पूर्व में, ठीक है, पूर्व हो गया। उसके बाद आप याद रखेंगे पश्चिम में, पूर्व हो गया पश्चिम में। उसके बाद आप याद रखेंगे उत्तर में, और क्या है जी आपका दक्षिण में। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की है? शंकराचार्य। पूर्व में कहाँ पर है? पूर्व में जो है इसका नाम है गोवर्धन पीठ। क्या नाम है? गोवर्धन पीठ। तो गोवर्धन पीठ आपका कहाँ पर है? गोवर्धन पीठ है आपका पुरी। और पुरी कहाँ पर है? पुरी है आपका उड़ीसा में। कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा में स्थित है। पश्चिम में अगर आपसे पूछा जाएगा पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में आपका द्वारका। कौन सा है पश्चिम में? पश्चिम में आप याद रखेंगे कौन सा है? द्वारिका। क्या है आपका? द्वारका पीठ। कौन सा है जी? द्वारिका पीठ पश्चिम में स्थित है। द्वारका पीठ कहाँ पर है? द्वारिका गुजरात में आपका स्थित है। उत्तर में कौन सा है? उत्तर में आप याद रखेंगे ज्योतिष पीठ या जोशी मठ भी इसको बोलते हैं। ज्योतिष पीठ या जोशी मठ, ये कहाँ पर है? उत्तर में स्थित है। और ज्योतिष पीठ जो है या जोशी मठ जो है उत्तर में स्थित है। उत्तर में आपके कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में है आपका कौन सा? श्रृंगेरी। कौन सा आपका? श्रृंगेरी। श्रृंगेरी कहाँ पर है? श्रृंगेरी आप याद रखेंगे कहाँ पर? आपका कर्नाटक में। श्रृंगेरी कहाँ पर? आपका कर्नाटक में स्थित है। अब आपको इनमें से आप याद रखेंगे जैसे गोवर्धन पीठ है। कौन सा पीठ है आपका? गोवर्धन पीठ। तो गोवर्धन पीठ ये किस भगवान से संबंधित है? तो इसमें भगवान याद रखेंगे कौन कौन है। भगवान है इसमें बलभद्र है, तो आप क्रम से पढ़ लेंगे। पहले इसमें सबसे पहले आप याद रखेंगे कौन है? जगन्नाथ है। जगन्नाथ के बाद याद रखेंगे बलभद्र है, और बलभद्र के बाद याद रखेंगे सुभद्रा। तो इसमें आपने पढ़ा भी होगा रथ यात्रा में इन तीनों भगवानों की रथ पे बैठा करके यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा पूरी उड़ीसा में पढ़ा है। तो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, तो ये गोवर्धन पीठ से संबंधित। द्वारिका जो पीठ है ये किससे संबंधित है? ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है। ज्योतिष पीठ ये किससे संबंधित है? ये संबंधित आपका भगवान विष्णु से। किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से। और श्रृंगेरी पीठ ये किससे संबंधित है? ये संबंधित आपका भगवान शिव से। किससे संबंधित है? भगवान शिव से। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से भारत के चारों कोनों में 4 मठों की जो स्थापना किसने की है? शंकराचार्य के द्वारा की गई। तो शारदा पीठ आपसे पूछा है, कौन सा पीठ है आपका? शारदा पीठ। तो शारदा पीठ जो है जो आपका द्वारिका है, द्वारका पीठ का ही आपका दूसरा नाम क्या है? द्वारिका पीठ को ही हम क्या बोल देते हैं? शारदा पीठ। क्या बोलते हैं? शारदा पीठ। द्वारिका पीठ का ही दूसरा नाम क्या है आपका? शारदा पीठ। तो इसमें आप याद रखेंगे जो द्वारिका पीठ है इसी को आप क्या बोलते हैं? शारदा पीठ भी आप बोलते हैं। तो ये कहाँ पर आपका? ये है आपका गुजरात में। अब आपको याद रखना है शारदा पीठ कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्वेश्चन था पूरा जी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन से। नेक्स्ट है सुलह-ए-कुल महोत्सव की शुरुआत आगरा में किस शासक के द्वारा की गई? सुलह-ए-कुल कौन सा है? सुलह-ए-कुल। ये सुलह रू हो रहा है, सुलह-ए-कुल है। सुलह-ए-कुल महोत्सव की शुरुआत आगरा में किस शासक ने की थी? तो आपको बताना है कि आगरा में किस शासक ने सुलह-ए-कुल महोत्सव की शुरुआत की थी। तो अभी भी आयोजित होता है, और इसके कौन है आपके शुरुआतकर्ता? कौन है? अकबर। कौन है? अकबर। तो याद रखेंगे सुलह-ए-कुल महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। तो आपसे पूछा भी जाता है हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक किस उत्सव को माना जाता है? तो याद रखेंगे सुलह-ए-कुल। नेक्स्ट है वेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों को नहीं, आप याद रखेंगे अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच या डेन? तो वेदरा का युद्ध आप याद रखेंगे। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। एक तरफ कौन थे? एक तरफ थे आपके अंग्रेज,
और एक तरफ कौन थे, एक तरफ थे आपके डच। तो अंग्रेजों ने किसको पराजित कर दिया, अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। कौन से युद्ध में, वेदरा के युद्ध में। कौन से युद्ध में, आपका वेदरा के युद्ध में। उसके बाद डच अपने सभी कारखाने सौंप करके अंग्रेजों को दे देते हैं। तो याद रखना है, तो वेदरा के युद्ध में 1759 में अंग्रेजों ने किसको पराजित कर दिया, डचों को पराजित कर दिया। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार आपके 3 आयोजित हुए हैं, दिल्ली दरबार। तो आपको प्रथम वाला बताना है कि प्रथम दिल्ली दरबार का जो आयोजन है वो किसके शासनकाल में हुआ था, बताएं। तो प्रथम दिल्ली दरबार, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली दरबार क्या है जी, दिल्ली दरबार, तो दिल्ली दरबार अब तक आपके कितने लगे, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इनको याद रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्रथम दिल्ली दरबार ये 1877 में लगा है। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लगा है। तृतीय दिल्ली दरबार जो दिल्ली दरबार के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है 1911 में आपका लगा है। 1877 में आप याद रखेंगे किसके शासन काल में ये लगा था, तो याद रखेंगे लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन के शासन काल में। 1903 में किसके शासन काल में, लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। और 1911 में किसके शासन काल में, हॉर्डिंग के शासन काल में। किसके शासन काल में, लॉर्ड हॉर्डिंग के शासन काल में। इसी में तृतीय दिल्ली दरबार में 2 घोषणा आपकी की गई 1911 में। 2 घोषणा क्या की गई, एक आपने पढ़ा होगा कि भारत की जो राजधानी है, भारत की राजधानी क्या है, अभी तक आपके जो अंग्रेजों के माध्यम से जहां से शासन चला जा रहा है वो शहर कौन सा था, कोलकाता। तो कोलकाता से हटाकर किसको बना दिया गया, दिल्ली को बना दिया गया। दिल्ली को किस वर्ष बनाया गया, 1911 में, लेकिन बनी कब थी, 1912 में। दूसरा क्या है, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, लेकिन ये प्रभावी नहीं हो सका, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तो ये जो आपकी 2 घोषणाएं प्रमुख रूप से ये आपका तृतीय दिल्ली दरबार के दौरान आपकी हुई 1911 में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड, तुर्की, स्पेन या इटली। यूरोप का भारत आपको बताना है किसको बोलते हैं, यूरोप का भारत। तो यूरोप का भारत निम्न में से किसे कहा जाता है, बताएंगे सभी कमेंट करके, यूरोप का भारत। तो यूरोप का भारत किसको बोलते हैं जी, ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन आपका डी। ऑप्शन डी क्या है आपका, इटली। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, इटली को कहा जाता है। जैसे आपका भारत घिरा हुआ है तीनों तरफ समुद्र से, ऐसे आपका इटली घिरा हुआ है, कृषि प्रधान आपका देश है इटली। तो याद रखेंगे यूरोप का भारत किसे बोलते हैं, इटली। जैसे स्विट्जरलैंड है, आपसे याद रखना है कि स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है क्या है, बर्न है। तुर्की की क्या है, तुर्की की कैपिटल क्या है आपका, अंकारा है जी, अंकारा। स्पेन की राजधानी क्या है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है स्पेन की राजधानी, मैड्रिड। और इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी आपकी रोम। क्या है इटली की राजधानी, रोम। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में मीसोफाइट है, लिथोफाइट है, क्रायोफाइट है या जीरोफाइट है, बताएंगे। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो याद रखेंगे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र हम बोलेंगे किसको, ये भी आपको याद होना चाहिए। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र आपका किसको कहा जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र किसको कहा जाएगा, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जी। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र किसको कहा जाएगा, तो इसमें आप याद रखेंगे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र ये आप किसको कहेंगे, तो ये भी थोड़ा सा आप क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से एक मैंने मैप, एक ऐसा मैप है, मैप के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच में से जो होकर जाने वाली रेखा है जिसे आप काल्पनिक रेखा कहते हैं, तो इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। 23 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी कर्क रेखा। 23 सही 1/2 दक्षिण रेखा क्या कहलाती है, मकर रेखा। 66 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाती है आपकी, आर्कटिक रेखा। और 66 सही 1/2 दक्षिण रेखा क्या कहलाती है, अंटार्कटिक रेखा। तो अब यहाँ पे आपके क्षेत्र बन जाते हैं अलग अलग। क्षेत्र आपके कौन कौन बनेंगे, जैसे ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्योंकि यहाँ पे सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं तो मौसम गर्म बना रहता है, तो गर्म होने के कारण क्या होता है, उष्ण कटिबंध।
ये वाला जो आपका क्षेत्र है इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे आप शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे ऊपर ऐसे सेम टू सेम आप नीचे याद रखेंगे कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध। आपको याद रखना है कर्क रेखा और कौन सी आपकी आर्टिक रेखा, और यहाँ पे कौन से मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण। और ये वाला जो है आपका, ये आपका ध्रुवों के निकट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, और बर्फ जमी रहने के कारण यहाँ का मौसम कैसा रहता है, ठंडा, तो शीत कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। अब वनस्पति की बात आती है जी, वनस्पति। अब आप ऑप्शन में देखेंगे जरा, आपसे पूछा है जी मीसोफाइट, मीसोफाइट, तो आप याद रखेंगे मीसोफाइट क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति क्या है, मीसोफाइट। आपसे पूछा लिथोफाइट, लिथोफाइट क्या है, जो आपकी कड़ी चट्टान होती है, या आप कह सकते हैं चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे आपका लिथोफाइट, क्या बोलेंगे, लिथोफाइट। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है क्रायोफाइट। क्रायोफाइट क्या है, शीत कटिबंध क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति क्या है आपकी, क्रायोफाइट। नेक्स्ट आप याद रखें जीरोफाइट। जीरोफाइट क्या है, जो मरुस्थल होता है या रेगिस्तान इलाका होता है उसमें उगने वाली वनस्पति को हम क्या बोलते हैं, उसमें उगने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं हम, जीरोफाइट। क्या बोलते हैं जी, जीरोफाइट। क्या बोला जाता है आपका, जीरोफाइट। क्लियर हो गया, क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। क्लियर हो गया सभी का, क्या बोला जाता है आपका, जीरोफाइट। जी जी, आगे देखेंगे इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट है मोरोनी किस देश की राजधानी है। मोरोनी आपको बताना है किस देश की राजधानी है, बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं मोरोनी किस देश की राजधानी है। मोरोनी कौन सा आपका, मोरोनी किस देश की राजधानी है, तो याद रखेंगे जो कोमोरोस है, क्या है, कोमोरोस। कोमोरोस अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है कोमोरोस, तो कोमोरोस की राजधानी क्या है, मोरोनी। क्या है आपका, मोरोनी किस देश की राजधानी है, कोमोरोस की राजधानी क्या है, मोरोनी। तो यहां से आप याद रखें कोमोरोस, तो मो से देखो यहाँ पे बन जाएगा कोमोरोस, तो यहाँ पे आप इन दोनों शब्दों को ले लेंगे, कोमोरोस तो ये बन जाएगा ना मोरो, क्या बन जाएगा, कोमोरो, और यहाँ पे नी और लगाना है, क्या बन जाएगा, मोरोनी। तो याद रखें कोमोरोस, तो ये इसी से बन जाएगा मोरोनी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं। बारीक तारों का व्यास नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किलोस्कोप, कैलिपर्स, स्क्रू गेज या ग्रेवोमीटर। तो आपको बताना है कि बारीक तारों का जो व्यास है इसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। आसान सा क्वेश्चन है, बारीक तारों का व्यास मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि किसका प्रयोग इसमें करते हैं जी, इसमें आप याद रखें स्क्रू गेज। किसका प्रयोग किया जाता है, स्क्रू गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बारीक तारों का व्यास मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताओ, स्क्रू गेज। किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रू गेज। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था, 1950 से 1955, 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1953 से 1958। वित्त आयोग, वित्त आयोग अगर बात करें, वित्त आयोग, तो वित्त आयोग आप पढ़ते हैं, वित्त आयोग की जो स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1950। 1950 में वित्त आयोग की स्थापना की गई। वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसका जो जिक्र है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, 280। और कितने सदस्य ही आयोग है, 5 सदस्य ही आयोग है। इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं और एक आपका मुख्य सदस्य होता है। तो अब इसमें पूछा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। इनको भी नाम याद रखेंगे, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। अब क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन क्या है जी, प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल। तो प्रथम वित्त आयोग का जो कार्यकाल था ये था 1952 से 1957। 1952 से 1957 तक प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल था। क्लियर हो गया। प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था, 1952 से 1957। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60, 62, 68 या 70। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है।
तो आपको भी याद रखना है दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है आपके 70। कितने सदस्य हैं? 70 आपके सदस्य हैं दिल्ली विधानसभा में, पढ़ा होगा। आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो दिल्ली है और पांडिचेरी है, तो हमने एक संशोधन किया था 70वां संविधान संशोधन 1992। तो आपको याद रखना है 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की जो आपकी विधानसभा है इसको किस में शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इनको कौन से संशोधन के द्वारा किया गया? इनको संशोधन कौन सा है? 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन, तो आप याद रखेंगे 70वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपका दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन से आर्टिकल में दिया गया? 54 में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है ये भी याद रखेंगे। तो इसमें आप याद रखेंगे कौन कौन शामिल होता है। लोकसभा के क्या है? निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा के क्या है जी? निर्वाचित सदस्य होते हैं। और सभी राज्यों की क्या है? सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और प्लस में कौन है? दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये राष्ट्रपति के लिए मिलकर के वोट डालते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? ये आपके सामने ऑप्शन है 1923, 1858, 1921 या 1933। आपको बताना है लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी किस वर्ष बनाया गया था। बताएंगे सभी, लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था? बताएं सभी, कमेंट करके बताएंगे। तो लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी किस वर्ष बनाया गया? इसमें याद रखेंगे कौन सा है? 1921। किस वर्ष बनाया गया था? 1921। तो 1921 में आंशिक रूप से बनाया। कैसे बनाया? आंशिक रूप से। आंशिक रूप से 1921 में बनाया। जबकि पूर्ण रूप से अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण रूप से कब बनाया जी? पूर्ण रूप से आप याद रखेंगे 1935 में। कब बनाया पूर्ण रूप से? 1935 में। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा है? वाराणसी है, लखनऊ, आगरा या प्रयागराज? बताएं सभी, कमेंट करके बताएंगे। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो इसमें आप याद रखेंगे जी, ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी है आपका प्रयागराज। क्या है ऑप्शन डी? ऑप्शन डी क्या है आपका? प्रयागराज। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला आपका जिला कौन सा है? प्रयागराज। और प्रयागराज में कितनी विधानसभा सीट है आपकी? 12 सीट हैं। कितनी है आपकी? 12 विधानसभा सीट कहाँ पर है? प्रयागराज में। और आपसे पूछा जाए यूपी में कुल विधानसभा सीट कितनी आपकी? 403। कितनी विधानसभा सीट है? 403 विधानसभा सीट है। 403 में से अकेले 12 कहाँ पर है? अकेले 12 कहाँ पर? आपका प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी कौन? आपका प्रयागराज। क्लियर हो गया? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी आपका कौन सा है? प्रयागराज जी। तो आज का मॉक टेस्ट था, और अगर आपको अच्छा लगा हो मॉक टेस्ट तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।